by let me restart. So what I was saying कि हम लोग ये पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे एंड देन वन बाय वन आगे बढ़ते जाएंगे. फिर दूसरी चीज ये कि ये क्योंकि बहुत ही बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, इसमें हल्का सा ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे. किस तरीके से, मतलब इसको थोड़ा रीड ज्यादा करेंगे बिकॉज इसमें थोड़ा फाउंडेशनल चीज है. तो लॉजिक कि हम लोग क्यों ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, ये सब चीज यहाँ पे है. तो नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये नॉर्मली भी काफी हेल्पफुल है, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम इसमें लगेगा. फिर आगे जाके तो जैसा आपने अगर 12 में भी इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा होगा, तो फिर इट्स अ लॉट अबाउट डायग्राम्स एंड ऑल्सो अबाउट मैथमेटिक्स. तो उन सब चीजों में ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं जाएंगे, उसमें सीधा एक्सप्लेनेशन उसके ऊपर ही बात करेंगे, मतलब क्या है पूरा टॉपिक वैसे. तो अभी यहाँ ऐसे मतलब आई हैव हाईलाइटेड पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर. वी कैन गो ओवर द हाईलाइटेड पार्ट्स एंड डिस्कस कि क्या है, व्हाट इज दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट. सो फर्स्ट टॉपिक हियर, व्हाट इज बिजनेस. तो बिजनेस किसको बोलते हैं? इट्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस. सो यहाँ इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, ये सारा, these are all different types of businesses that can exist. Health, education, transportation, communication, and so on and so forth. So there are lots of these different types of business. एक बिजनेस करता क्या है? फिर each of these businesses they represent an activity which transforms a set of inputs. यानी इंसान एक सेट ऑफ इनपुट्स लेके फिर कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है, और फिर वो आउटपुट, इट कैन बी इधर गुड्स और सर्विसेज, वो किसी और को बेचता है, राइट? फिर बेच के उसको प्रॉफिट होता है. दैट्स इंटायर, दिस इंटायर सर्कल इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो एक बिजनेस हाउस करता है. तो ये जो प्रोसेस है, वेयर यू ट्रांसफर दिस सेट ऑफ इनपुट्स इनटू द सेट ऑफ आउटपुट्स, इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड. यानी यूजिंग योर इनपुट्स यू आर क्रिएटिंग सम वैल्यू, यू आर एडिंग सम वैल्यू टू द इकोनॉमी इन दैट सेंस. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देयर इज टू ऐड सम वैल्यू. हर बिजनेस कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रहा होता है. इनपुट किसको बोलते हैं? यहाँ पे अब इनपुट किसको बोलते हैं ये भी एक्सप्लेन कर रहे हैं. मेन हम लोग इनपुट है, मटेरियल्स, मशीनरीज, मैनेजमेंट, ऊपर लेवल पे जो मैनेज कर रहा होता है पूरे बिजनेस को. तो मेन से यहाँ मतलब है ऑल द वर्कर्स हु आर अंडर द मैनेजमेंट, वैसा. तो ऑल दीज आर इनपुट्स. या फिर जैसे एक इकोनॉमिस्ट बताता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ना. सो दीज आर ऑल क्या क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड, ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए लिख रहा हूँ, दीज आर ऑल फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इकोनॉमिक्स में ऐसा बोलते हैं इसको, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यू डोंट नीड टू टेक एनी नोट्स बिकॉज आई विल सेंड आउट दिस पीडीएफ एट द एंड ऑफ द क्लास. ठीक है? ऑल दीज हाईलाइटेड पॉइंट्स ऑल्सो आई विल सेंड. तो कुछ नहीं लिखना आपको अभी, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग एंड कहीं भी नहीं समझ में आई प्लीज अनम्यूट एंड आस्क. तो इनपुट किसको बोलते हैं वो बता दिया मैंने. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट हो सकता है, बट इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो इनपुट हम लोग बोलते हैं लैंड, लेबर, फिर उस पर जो कैपिटल लगता है वो, एंड देन जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसका मतलब जो जो भी मालिक है वो अपना जो दिमाग लगा रहा है, दैट्स योर एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है? नाउ बाय आउटपुट, उससे क्या मतलब है? इट कैन ईदर बी गुड्स और सर्विसेज. फिर गुड्स के अंदर भी, तो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब समथिंग मोर ऑफ टेंजिबल, एंड सर्विसेज आर लाइक, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ सर्विस. कोई प्लम्बर आके किसी पाइप को ठीक करके जा रहे घर पे, दैट्स अ सर्विस, राइट? इलेक्ट्रिशियन आके काम करके जा रहे हैं, दैट्स अ सर्विस. ही इज नॉट गिविंग यू एनी गुड, बट आपका वो चीज ठीक करके जा रहे हैं. तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सर्विसेज. विद इन गुड्स देयर कैन बी मल्टीपल टाइप्स. देयर आर कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स. तो कंज्यूमर गुड्स हो गया जो हम कंज्यूम कर रहे हैं सीधा. ठीक है? प्रोड्यूसर गुड्स क्या हो गया? मान लो एक बिजनेस किसी और बिजनेस से कुछ गुड्स ले रहे हैं ताकि वो कुछ प्रोड्यूस कर पाए, दैट्स कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड्स. कैपिटल गुड्स हो गया ये मशीनरीज एंड ऑल, ये सब बड़ा बड़ा ट्रैक्टर, दीज आर ऑल कैपिटल गुड्स. प्राइवेट गुड्स, प्राइवेट एंड पब्लिक, दीज आर लाइक
ऑपोजिट्स। तो प्राइवेट हो गया जो हम और आप यूज कर रहे हैं नॉर्मली, पब्लिक गुड हो गया जो कॉमन हम लोग का रास्ता हो गया या स्ट्रीट लाइट्स, दीज आर ऑल पब्लिक गुड्स। मेरिट गुड्स आर एसेंशियल गुड्स, जैसे जो एकदम जीने के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो आप नमक, दैट्स लाइक अ मेरिट गुड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन मेरिट इज सिगरेट्स, यानी जो हार्मफुल है, दीज आर नॉट ऑपोजिट ऑफ मेरिट। सो मेरिट क्या हो गया, एसेंशियल, जीने के लिए जरूरी है। नॉन मेरिट मतलब जो विच आर हार्मफुल टू योर बॉडी। अगेन ये तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हो गया। इसमें अब कुछ कुछ को हम लोग बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल, यानी वो सिंगल यूज है, एंड सम आर ड्यूरेबल, यू कैन यूज इट फॉर लॉन्गर टाइम। ये सारा बेसिक्स में आ रहा है। फिर अभी तक कुछ पूछना है क्या? ये काफी काफी कुछ आ गया ना ये फर्स्ट पैराग्राफ पे ही। No, sir, it's all clear. ठीक है। द पर्पज ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या हो सकता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। देयर इज आल्सो दिस इन्वेंटरी एक्यूमुलेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, बट अल्टीमेटली जो काम है वो है पैसा कमाना, कुछ ना कुछ क्रिएट करना, सरप्लस या प्रॉफिट। फिर जो एनपीओ होते हैं, जिनको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, वो तो देखा जाए तो उनके नाम में ही नॉन प्रॉफिट है कि उन लोग प्रॉफिट नहीं बनाते, बट उनका भी एम ये होता है कि दे क्रिएट सम काइंड ऑफ सोशल बेनिफिट। तो उनका एम होता है टू क्रिएट सम सोशल बेनिफिट। ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे एग्जांपल दे रखा है। अगर हम लोग को प्रॉफिट बनाना है तो किसी भी बिजनेस के पास काफी सारे डिसीजन होंगे, टू टेक मेनी डिसीजंस, ये काम है उसका। क्या क्या डिसीजन लेना पड़ सकता है देखते हैं। तो in context of all economic enterprises, several decisions have to be taken. For example, a production unit has to decide what to produce, when to produce, for whom to produce, and why to produce. ये सारे क्वेश्चंस एक प्रोडक्शन हाउस को फेस करने पड़ेंगे। कब बनाना है, किसके लिए बनाना है, क्यों बनाना है, कितना बनाना है, ये सारा क्वेश्चन है। सोच के देखो, इंपॉर्टेंट है ना। कोई अगर प्रोडक्शन का काम पे घुसा हुआ है तो उसको ये सब चीज इंश्योर करना पड़ेगा, एंड इन इन सब डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा कि कौन सा फर्म प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखोगे बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, सब लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये सारे डिसीजन में कहीं ना कहीं कुछ गलती हो जाती है किसी किसी से, और जो अच्छी से डिसीजन ले लेता है उसका प्रॉफिट सही हो जाता है। वैसे अगर एक कोई और फर्म है जो फंड्स के साथ डील करता है, सपोज देयर इज अ फाइनेंस एंटरप्राइज डीलिंग विद फंड्स, तो उसके लिए अलग क्वेश्चंस है। जैसे एक प्रोडक्शन हाउस के लिए कुछ क्वेश्चंस थे, वैसे इस पर्टिकुलर एंटरप्राइज के लिए क्या क्वेश्चन है? कब मैं फंड रेज करूं, व्हेन टू रेज फंड्स, वेयर टू डायरेक्ट द यूज ऑफ दिस फंड्स, जो पैसा मैंने उठाया है उसको कहाँ लगाऊं मैं, एंड जहां मैं लगाऊंगा उसकी मेच्योरिटी क्या होनी चाहिए, और क्या मतलब व्हाट आर द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इतना सारा चीज है जो उसको डिसाइड करना पड़ता है, और उस पे फिर उसका प्रॉफिट डिसाइड होगा। तो ये जो भी चीज है, ये सारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस करना है। ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है चॉइस। तो अब ये फाइनली, इकोनॉमिक्स इट्स अ डिसिप्लिन विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ गिवन चॉइस। तो रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी, रैशनैलिटी मतलब कितना लॉजिकल है कोई चीज, दैट इज रैशनैलिटी। ठीक है। एंड ऑप्टिमल मतलब आउट ऑफ द अदर ऑप्शंस दैट यू हैव, वो कितना बेस्ट है, मतलब कितना एफिशिएंट है, कितना कम कॉस्ट में आप उस चीज को कर सकते हो, कितना ज्यादा आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हो गया ऑप्टिमल। रैशनल मतलब जो सेंस बन रहा है। तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो क्या बोलता है? वो हमें हेल्प करेगा कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, एक बिजनेस को क्या करना चाहिए, ये चीज बताएगा इकोनॉमिक्स। द डिसिप्लिन विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ गिवन चॉइस। किसी भी एक चॉइस के ऊपर सब कुछ बताएगा कि क्या ये सही है, इसका क्या क्या असर होगा, ये सारी चीजें। फिर अब थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, व्हाट इज इकोनॉमिक्स अबाउट। तो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन वाज फ्रॉम दिस ग्रीक वर्ड कॉल ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता था हाउस होल्ड। तो इट्स लाइक अ स्टडी ऑफ हाउस होल्ड। ये जस्ट एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, इसलिए मैंने ये अंडरलाइन किया है यहाँ पे। ठीक है। फिर वैसे फॉर्मली अगर बोले
तो ये जो एडम स्मिथ था, जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, इन्होंने एक बुक लिखी थी 1776 में, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड ऑफ द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसको थोड़ा छोटे करके बोलते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये उनकी बुक का नाम था, विच वॉज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसमें उन्होंने काफी कुछ लिखा था फॉर्मली इकोनॉमिक्स के बारे में। ठीक है, ये जस्ट एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एक अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि मान लो आपका बर्थडे आता है, ठीक है, आपको आपकी मम्मी 1000 रुपीज देती है। फिर आपके पास चार अलग अलग ऑप्शन है कि आप कहाँ कहाँ उस पैसे को खर्च कर सकते हो, है ना। यू कैन इधर गिव अ पार्टी टू योर फ्रेंड्स, और अपने लिए कोई एक ड्रेस खरीद सकते हो, या फिर यू कैन गो टू मूवी एंड ऑल्सो ईट इन अ रेस्टोरेंट ऑफ योर चॉइस। और लास्ट ऑप्शन एक और दे रखा है कि आप अपने लिए एक किताब खरीद लो, बाकी पैसा आप सेव कर लो, ठीक है। तो इससे क्या सब समझ में आ रहा है कि आपके पास सिर्फ 1000 रुपए थे, बट आपके पास खर्च करने के चार ऑप्शन है। तो क्या आप चारों कर सकते हो? हम्म। नो सर। नहीं कर सकते, नहीं क्योंकि सर। देर इज स्कैर्सिटी ऑफ दिस थिंग। जो रिसोर्स है हमारे पास, जो 1000 रुपए है, दैट इज लिमिटेड, आई कैनॉट डू एवरीथिंग। तो यू हैव मेनी ऑप्शंस बिफोर यू, यू कैनॉट हैव ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम, बिकॉज यू हैव ओनली 1000 विथ यू। हैड योर मदर गिवन यू 2000, यू कुड सेटिस्फाई मोर ऑफ योर डिजायर्स। तो अगर आपके पास 2000 होता, तो पक्का से आप एक आध चीज और कर सकते थे इसमें, बट राइट नाउ यू जस्ट हैव 1000, सो दैट्स योर कंस्ट्रेंट। तो आपका काम क्या है, अब आप देखो कि चारों ऑप्शन को आप एनालाइज करके देखोगे कि कौन सा आपको सबसे ज्यादा खुशी देगा। लेट्स से आपके बर्थडे पे आप क्या करके सबसे ज्यादा खुश हो जाओगे, उसको आप परस्यू करोगे, है ना। तो उस ऑप्शन को आप चूज करके आगे बढ़ोगे। हो सकता है दो ऑप्शन आप चूज कर सको 1000 में, बट चारों चूज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यू विल इवेल्युएट ऑल द ऑल्टरनेटिव्स एंड चूज द वन विच गिव्स यू द ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन। ऐसा ही, ये तो आपके लिए एक एग्जांपल हो गया, या किसी छोटे लेवल पे एग्जांपल हो गया। ऐसा ही डिलेमा हर जगह होता है, क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड चीजें नहीं होती। तो similar dilemma is faced by every individual, every society, and every country in this world. So everywhere you'll see the problem of scarcity and unlimited wants. So these are the 2 points. एक तरफ scarcity है, दूसरी तरफ unlimited wants है। इन दोनों की वजह से you need economics, ताकि आप उन सारे अलग अलग wants को मतलब वो कर पाओ कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगा, सो टू से, यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन देगा, उसको आप चूज करोगे। दैट्स इट। देयरफॉर वी चूज टू सेटिस्फाई ओनली सम ऑफ आवर वांट्स, लीविंग मेनी अदर वांट्स अनसेटिस्फाइड। ये एग्जांपल क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ भैया। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज द मीन्स। मीन्स का मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग के पास पैसा था, दैट्स व्हाट इट मीन्स। लाइक मीन्स का मतलब हो गया कि कितना रिसोर्स है हमारे पास। तो मीन्स इज बेसिकली द रिसोर्स। The resource to satisfy these unlimited wants are relatively scarce, and these two things they form the subject matter of economics. ये दो चीज की वजह से इकोनॉमिक्स का sort of जन्म होता है। तो economics is the study of the processes by which the relatively scarce resource are allocated to satisfy the competing unlimited wants of human beings in a society. तो क्या क्या प्रोसेस से हम लोग अपने अनलिमिटेड वांट्स जो है उसको, उनमें से कुछ को सेटिस्फाई करेंगे यूजिंग द लिमिटेड मीन्स और लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी हैव, और द स्केर्स रिसोर्सेज दैट वी हैव। इस चीज का स्टडी को ही इकोनॉमिक्स बोला जाता है। तो इट्स द सेम थिंग रिपीटिंग अगेन। तो इकोनॉमिक्स इज दस the study of how we work together to transform the scarce resources into goods and services to satisfy the most pressing मतलब सबसे ज्यादा important of our infinite wants, and how we distribute these goods and services among ourselves. कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ आ गया ना ये चीज? हाँ सर। एग्जाम्पल के लिए और हाँ समझाऊं। सर। मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, ठीक है, दुकान वाला है।
दुकान वाले के पास हो सकता है 5 लाख रुपए है, बट 5 लाख रुपए का रिसोर्स उसके पास होते हुए भी, भले ही 5 लाख में कोई नॉर्मल सी कार आती हो, और किसको कार नहीं पसंद, कार तो हर इंसान को पसंद हो सकती है, वो वन ऑफ द वांट्स तो होगी उसकी, वन ऑफ द डिजायर्स होगी वो कि मेरे पास ये गाड़ी हो, बट उस 5 लाख रुपए से वो गाड़ी नहीं भी ले सकता है, क्योंकि उसके बाकी जो वांट्स है, मान लो स्कूल का फीस देना अपने बच्चे का, या कपड़े खरीदना, खाना का पैसा, बहुत सारा चीज हो सकता है और भी, या फिर नया सामान खरीदना। लेट्स से वो दुकान वाला है, तो दुकान में अगर 5 लाख रुपए से गाड़ी खरीद लेगा तो दुकान का सामान कैसे खरीदेगा? तो ये सब चीज उसके पास और भी डिसीजंस है लेने के लिए, या बोले तो चॉइसेस है, तो उन चॉइसेस में से वो सबसे ज्यादा जो प्रेसिंग है उसी को वो परस्यू करेगा। सारे चॉइसेस, जैसे गाड़ी लेने का एक जो सपना है उसको पूरा नहीं करेगा, वो तभी करेगा जब वो उसके लिए नाप तोल के एकदम सही लगे वो डिसीजन उसके लिए। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स टीचेस यू। ठीक है, दिस वाज जस्ट अ रैंडम एग्जांपल। फिर अब क्या है इधर डेफिनेशन, तो यहां तक एक और चीज मिसिंग है, वो क्या है देखते हैं। अभी भी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स में एक चीज मिसिंग है, इट्स इनकम्प्लीट, as it brings to our mind the picture of a society with fixed resources, skills and productive capacity। यानी अभी तक मैं ये बोल रहा हूँ कि रिसोर्स जो है लिमिटेड है, लिमिटेड है, लेकिन लिमिटेड का ये मतलब नहीं है कि वो फिक्स्ड है, एकदम फिक्स्ड नहीं है। रिसोर्सेस पूरी सोसाइटी के पास रिसोर्सेस फिक्स नहीं होता, क्योंकि रिसोर्सेस के अंदर क्या क्या आ गया, स्किल्स भी एक टाइप से, और प्रोडक्टिविटी जो बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्किल्स और प्रोडक्टिव कैपेसिटी का क्या मतलब है, इसको थोड़ा आगे आपको समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ है। तो अगर आपको एक सेकेंड, डिसाइडिंग ऑन व्हाट स्पेसिफिक, हाँ तो ये ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होता है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी हो गया कि आज एक लैंड है, एक एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है, उस लैंड के ऊपर पहले जब हाथ से लोग खेती करते थे या फार्मिंग करते थे, तो मान लीजिए 1 एकड़ एकड़ ऑफ लैंड है, या 1 हेक्टर, या जो भी है, 1 एकड़ ऑफ लैंड was giving you an output of 10 kgs of rice। आई डोंट नो ये कितना लॉजिकल है, बट मान लीजिए ऐसा होता था। बट ओवर टाइम भले ही वो रिसोर्स आज भी वो 1 एकड़ है, बट उसका जो उसके ऊपर जो खेती हो रही है वो सेम 10 kgs ऑफ राइस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, आज वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ओवर टाइम काफी चीजों में रिसर्च किया गया, और जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उस चीज का वो बढ़ाया गया है। फिर स्किल्स भी बढ़ रहे हैं, लेबर के जो स्किल्स है खुद के वो भी बढ़ रहे हैं, उसके पास और ऑप्शंस है अवेलेबल। तो ऐसा नहीं सोचना कि रिसोर्स फिक्स्ड है, वो रिसोर्स का जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ता है। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न इकोनॉमीज हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। तो ओवर टाइम ये बढ़ता जाता है। पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स हैव इंक्रीज्ड, यानी रिसोर्सेज बढ़ते भी हैं, पॉपुलेशन एंड लेबर फोर्स, these are all resources। New sources of raw materials have been discovered, new and better plant and equipment have been made available on farms and in factories and mines। यानी हर रोज नया कोई मशीनरी डेवलप हो जाता है, यानी इंजीनियरिंग में जो रिसर्च चलती है उसकी वजह से डेवलप हो रही है चीजें। तो ऐसा नहीं कि रिसोर्स फिक्स्ड ही रहेगा, इसमें भी थोड़ा आगे इंप्रूवमेंट होता रहता है, नया नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलती थी, आज अब सीएनजी पे भी चल रहा है, बहुत जगह सीएनजी पे गाड़ियां चलती है। फिर और इसके ऊपर और नया रिसर्च होता है जिसपे इथेनॉल या कुछ ऐसा हाइड्रोजन पावर्ड भी आई थिंक कुछ चल रहा है। तो यानी वी कीप ऑन सर्चिंग एंड रिसर्चिंग। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, इवन दो देखने में रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द, ये जो मैं अभी बोला कार वाला एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल्स आर लिमिटेड, ये हमें पता है, बट क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ रहा है, यानी इतना रिसर्च हो रहा है, तो सेम गाड़ी जो पहले से फॉसिल फ्यूल से चल रही थी, पेट्रोल एंड ऑल डीजल, अब वो सीएनजी से भी चल रही है, जो कि अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल ही है। बट कुछ तो चेंज आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक वाला सारा इलेक्ट्रिक, अब जैसे इलेक्ट्रिक में भी फिर विंड और क्या वाटर हाइड्रो पावर, ये सारा, तो ये सब क्या है, एडवांसमेंट्स आ रहा है जिसकी वजह से
चीजें बदलती है, ऐसे एकदम लिमिटेड सोच के नहीं चल रहा। मतलब मैंने वर्ड बोला है कि लिमिटेड, लिमिटेड डज नॉट मीन फिक्स्ड, ठीक है। अब not only has the quantity of available productive resources increased, their quality has also improved substantially. Better education and newly acquired skills have raised the productivity of labor force. तो आज की labor force जो है वो लोग भी काफी ज्यादा productive है, क्योंकि उनके पास नए नए स्किल्स है, दे आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड। सो मान लो एक कंट्री में पहले जितना आउटपुट प्रोड्यूस होता था, एक 100 पीपल मिलके जितने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे, आज सेम 100 लोग मिलके सेम आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनती हो गया, उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, एंड ओवरऑल जो आउटपुट है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। सेम 100 लोग जो 100 साल पहले जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे थे वो काफी कम था। फिर ऑन द अदर हैंड एक और चीज यहाँ पे बता रहे हैं, द रिजल्टिंग ग्रोथ इन प्रोडक्शन एंड इनकम हैज नॉट बीन स्मूथ। ये जो ग्रोथ हो रहा है ये एकदम ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा ग्रोथ नहीं है कि एकदम स्मूथ स्मूथ। तो ऐसे ऊपर नीचे होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, और ये मान लो टाइम है, तो ओवर टाइम आउटपुट ऐसे बढ़ा नहीं है कभी भी। ये ऐसे कभी ऐसे ऊपर की तरफ गया, फिर हल्का नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे जाता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ इवेंट्स ऐसा हो जाता है ना जो हमारा आउटपुट को डिक्रीज भी कर देता है बहुत बार। जैसे ये इवेंट हुआ था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 वाला, फिर कोरोना पेंडेमिक आया था। तो इन सब से क्या होता है कि आउटपुट इट नॉट ओनली फेल टू ग्रो, ना ही वो मतलब एक तो वो ग्रो नहीं हुआ, बट ऑल्सो एक्चुअली डिक्लाइंड वेरी शार्पली। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, फैक्ट्रीज बंद हो गई, तो मेरे पास सेम रिसोर्सेज तो हैं बट यूज ही नहीं हो रहा। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें भी हैं। तो अब इन सब चीजों को लेके अब अगर हम इकोनॉमिक्स का एक नया डेफिनेशन बोले, अभी तक इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में दो ही चीज थी कि यू हैव अनलिमिटेड वांट्स। दो चीज क्या थी? यू हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड देन यू हैव लिमिटेड रिसोर्स। these are all scarce resources, but now when you add all these situations also कि प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, और एक दूसरा चीज है कि बीच में कुछ कुछ झटके भी लगते हैं इकोनॉमीज को, तो फिर जाके एक नया डेफिनेशन आ रहा है जो कि मैंने नीचे खुद अपने पॉइंट में लिख दिया है कि इकोनॉमिक्स किस चीज से डील करता है। इट डील्स विद द एलोकेशन ऑफ scarce resources. It also deals in the increase to increase the productive capacity of resources, कि जो रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, ये चीज भी इकोनॉमिक्स बताता है। और लास्ट में इकोनॉमिक्स उन चीजों की भी बात करता है जिसके वजह से डिक्लाइन आ सकता है इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। यानी हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, कभी कभी वो हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो क्यों वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्या ऐसा सिचुएशन आ सकता है जब हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, वो भी इकोनॉमिक्स बताता है। जैसे एक सिचुएशन आया था अभी, जैसे एक एग्जांपल, पता नहीं अभी इट्स टू अर्ली। कैसा फैक्टर होता है जो हम लोग, देखो यहाँ जो फैक्टर है विच लीड टू द डिक्लाइन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन, ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहा है? मतलब इकोनॉमिक्स ये भी बताता है कि देयर कैन बी सम फैक्टर्स जिसके वजह से जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसको यूज ही नहीं कर पाते हम लोग। रिसेशन, रिसेशन एक वर्ड है जो काफी सुना हुआ होगा ना, आप लोग में से कोई बता पाएगा रिसेशन क्या होता है? सुना है किसी ने? नहीं भैया। नहीं सुना है? तो दिस इज लाइक ग्रोथ ऑफ आउटपुट या ग्रोथ ऑफ जीडीपी, ग्रोथ रेट बिकम्स वेरी स्लो, वेरी लो, सो टू से। यानी कोई इकोनॉमी, आज इंडिया, इंडिया की बात करें तो इंडिया अराउंड 7% टू 8% के रेट से ग्रो करता है इंडिया का जीडीपी, ठीक है। तो रिसेशन आने का मतलब कि अचानक से ये बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर ग्रो कर रहा है, 2% या 3% इसके अराउंड, ये दिस मींस रिसेशन। तो रिसेशन आने पे प्रॉब्लम क्या होता है कि रिसेशन आ रहा है यानी डिमांड कम है। मैं ये जो बोल रहा हूँ नोट करना है इस चीज को, मतलब आप लोग ध्यान देना। डिमांड इज लेस इन द इकोनॉमी, डिमांड कम है, यानी कि प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना, क्योंकि डिमांड अगर कम है तो व्हाई विल द प्रोडक्शन हाउसेज, व्हाई विल दे प्रोड्यूस, दे विल नॉट बी प्रोड्यूसिंग। प्रोडक्शन कम होने का मतलब हुआ कि
उन लोग एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा, एम्प्लॉयमेंट विल गो डाउन, एम्प्लॉयमेंट कम कर देगा यानी बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि इस एक रिसेशन की वजह से आई। अब इकोनॉमिक्स बोलते हैं कि क्या वो सिचुएशन है जब एक रिसेशन आ सकता है, तो उन सब चीजों के बारे में भी इकोनॉमिक्स में बात होता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन लीड टू डिक्लाइन इन द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज। क्योंकि जब एक रिसेशन आएगा दैट विल लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आपका जो लेबर वाला रिसोर्स था वो तो यूज ही नहीं हो पाएगा। या फिर फैक्ट्रीज में अब आप कोई मशीन को बंद कर दोगे एक बार क्योंकि यूज ही नहीं करना, दैट मीन्स योर रिसोर्स इज नॉट गेटिंग यूज्ड, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग दैट रिसोर्स। तो क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई डिड दैट रिसेशन कम, वो भी इकोनॉमिक्स के अंदर ही आएगा। वो समझना, मतलब व्हाट आर द इंडिकेटर्स, ये सब चीजें। तो एलोकेशन जो कि पहला 2 पॉइंट था यहाँ का, ये क्या बोल रहे हैं, ये 2 पॉइंट मिलके बोल रहे हैं हाउ टू एलोकेट स्केर्स रिसोर्स। और फिर यहाँ पूरा कंप्लीट डेफिनेशन 2 चीज और कवर करता है, हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ योर रिसोर्सेज, कैसे उनको और प्रोडक्टिव बनाया जाए जो कि हमारे पास रिसोर्सेज है, और एक और चीज की क्यों ऐसा होता है कि कभी कभी जो हम लोग का रिसोर्स है उतना भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ये सारा चीज मिलके इकोनॉमिक्स के अंदर ही आता है। फिर यहाँ तक कोई दिक्कत? Yes, sir. नहीं भैया। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो बोल्ड पार्ट है, द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स will enable us to develop an analytical approach that helps in understanding and analyzing a wide range of economic issues। तो इकोनॉमिक्स पढ़ के आप समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, मतलब अलग अलग इशू क्यों हो रहा है, वी कैन एनालाइज ऑल दोस थिंग्स, दिस इज व्हाट इट मींस। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है तो बहुत ज्यादा ऐसे क्लैरिटी भी नहीं आएगा, बट एक ओवरव्यू रहना जरूरी है, ठीक है। जब आप आगे चैप्टर्स पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा ये सब क्या बोलना चाह रहे हैं। द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स assist in choosing the best course of action from among the different alternative courses of action available to the decision maker। तो इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि आपके पास 50 चॉइस है, तो उसको एनालाइज करना और फिर उसमें से बेस्ट चूज करना, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। हाँ, द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स दे असिस्ट इन चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन among different alternative courses of action available to the decision maker। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स बताता है। तो अब यहाँ पे ये एक फ्लो फ्लो चार्ट टाइप का है, तो इसको समझने का ट्राई करते हैं। इकोनॉमिक्स क्यों है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, बिकॉज देयर आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या चीज का है, तो एंड्स एंड मीन्स। एंड्स क्या है, एंड्स इज लाइक व्हाट वी वांट, यानी दीज आर एंड्स का मतलब हो गया वांट्स, व्हाट आर आवर वांट्स। मीन्स मतलब रिसोर्सेस, ये मैंने ऊपर भी लिखा था। तो मीन्स का मतलब हो गया व्हाट आर द रिसोर्सेस। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आता है, बिकॉज जो मीन्स है यानी जो हमारे रिसोर्सेज है वो है लिमिटेड, एंड उनके बहुत सारे यूजेस भी हो सकते हैं, है ना। सेम रिसोर्स का अलग अलग यूज हो सकता है। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे आल्सो हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ये चीज समझ आता है, एनी रिसोर्स दिस दैट कैन हैव अल्टरनेटिव यूजेस। सिमिलरली जो वांट्स है, they are unlimited, right? You agree that they are unlimited and they can be graded and they can be prioritized, मतलब आप उसमें से ग्रेड करके प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मींस लिमिटेड है, उनका बहुत सारा यूजेस हो सकता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो हमारा वांट्स है यानी जो एंड्स है, दीज आर ऑल अनलिमिटेड, बट यू कैन प्रायोरिटाइज देम। सेकंड, ओ नहीं, हाँ तो अब यहाँ पे ना
क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेस का, इसके वजह से आपको ग्रेडिंग करना पड़ेगा, यानी यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वांट्स, क्योंकि ऑल्टरनेटिव यूजेस है, इसी की वजह से देयर इज स्केर्सिटी। क्योंकि अलग अलग चीज में यूज कर सकता है, तो आप हर जगह तो सेम चीज को उठा के यूज नहीं कर सकते ना रिसोर्सेस को, क्योंकि आप हर जगह यूज नहीं कर पाओगे, इसका मतलब ही हुआ कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। फिर क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसका मतलब हुआ कि देयर इज स्केर्सिटी। अगेन स्केर्सिटी है, क्यों है? क्योंकि देयर आर अनलिमिटेड वांट्स, इसलिए तो स्केर्सिटी। अगर आपके पास लिमिटेड वांट्स होता तो भले लिमिटेड रिसोर्स है फिर भी स्केर्सिटी नहीं होता ना। आज अगर आपको चाहिए ही नहीं कुछ और, मान लो घर पे कोई ऐसा चीज है, कैसे एग्जांपल दे, यही बर्थडे वाला एग्जांपल ही ले लो। मान लो उस बच्चे को कुछ चाहिए ही नहीं होता, भले ही उसको 1,000 रुपया दिया गया है, बट उसका उसके मन में सिर्फ एक ही यूज है उस पैसे का, कि उसको पार्टी देना है अपने दोस्तों को, मान लो ऐसा होता, और बाकी सबका उसको मनी नहीं है यहाँ का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भले ही उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, बट उसका जो वांट्स है वो भी लिमिटेड है, इसलिए देर इज नो स्कैरसिटी इन दिस सिचुएशन, देर इज नो स्कैरसिटी, बिकॉज उसका जो वांट है वो फुलफिल कर लेगा, है ना। ये समझ आ रहा है? तो स्कैरसिटी तभी निकल के आता है जब हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स आ जाता है। ये पॉइंट नीचे बोल रहे हैं थ्रू दिस एरो, इसका मतलब यही है, बिकॉज ऑफ दिस अनलिमिटेड वांट्स, दैट इज व्हाट लीड्स टू दिस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। इसलिए ये सारी एरो आपस में जो लिंक हो रही है, इसका यही लॉजिक है। इकोनॉमिक्स क्या करते हैं? वी स्टडी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स इज टू मीट द एंड्स यूजिंग द मीन्स, इसलिए इधर ये एरो है। यू हैव टू मीट योर एंड्स यूजिंग योर मीन्स, यानी यू हैव टू मीट योर वांट्स यूजिंग द रिसोर्सेज दैट यू हैव। नाउ योर वांट्स, they are unlimited and they can be prioritized, and your resources or your means, they are limited and they also have alternative uses. All these things, they lead to scarcity of resources, ऐसा भी सोच सकते हो। Because of all these reasons we say that there is a scarcity of resources. So this is what economics studies. तो ये तो इकोनॉमिक्स हो गया, बट आपके सब्जेक्ट का नाम इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसका क्या मतलब है, इससे समझते हैं। इसमें ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक कोई कंपनी होता है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फूड लिमिटेड, ठीक है। तो इसका जो सीईओ है वो आके, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, यानी बड़े लोगों की जो मीटिंग थी कंपनी में, उसमें आके वो बोल रहे हैं कि क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में घुसना चाहिए, शुड वी गेट इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। तो उधर के लोग कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब जो बाकी लोग जो हैं, जिनके जिनकी रजामंदी से वो डिसीजन लिया जाएगा, जो अग्री अगर करते हैं तब वो डिसीजन आगे जाएगा। तो कोई एक जन बोलता है, क्या बोलता है, बट कंपटीशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड एंड ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, यानी देयर आर कंपिटिटर्स, उन लोग काफी टाइम से ऑलरेडी इस बिजनेस में है, एक जन ऐसा बोल रहा है। फिर एक जन और, फिर इसका रिप्लाई क्या आता है? रिप्लाई में ये आता है, सीईओ बोलता है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, यानी जो वो प्रीवियस डेटा देखा है, उसके हिसाब से अभी भी इस मार्केट में ग्रोथ कर सकते हैं, देयर स्टिल रूम टू ग्रो इन दिस मार्केट, ऐसा बोलता है वो। फिर एक जन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या बोलते हैं कि एक और कंपनी थी स्वाति फूड्स, जिन्होंने ट्राई किया था इस मार्केट में घुसने का, बट वो फेल कर गए, यानी उनसे नहीं हो पाया। फिर वो ये भी बोला कि सर आप जो दिखा रहे हो डेटा के बेसिस पे कि अभी भी इसमें ग्रोथ बाकी है, वो तो प्रीवियस डेटा पे था, है ना, वो पिछले 10 साल के डेटा पे है, वैसा सेम आगे हो वो जरूरी नहीं है ना। कोई चीज अगर हम लोग पास्ट के बेसिस पे बोलते हैं, जरूरी नहीं होता ना वो हमेशा ट्रू हो, क्योंकि लोगों के बिहेवियर चेंज होता रहता है। आजकल एज दे हैव मेंशन्ड दैट पर्सन कि इंडियंस हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड हु नोस टुमारो व्हाट पीपल विल प्रेफर। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। फिर लास्ट में जाके सीईओ बोलते हैं कि हमने सब कुछ देख लिया है, तो करना ही है, लेट्स गो हेड एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, ऐसा करके, मतलब मैंने सब कुछ देख लिया है जो बोल रहे हो। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देयर इज दिस प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग व्हिच इज फेस्ड बाय द कंपनी, जो मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन आता है, ये एक ऐसे ही आउटसाइड इंफॉर्मेशन है
सीईओ हो गया प्लस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये जो होता है ये सारा मैनेजमेंट के अंदर आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अंदर काफी सारे लोग होते हैं, सीईओ तो खुद अकेला ही है, तो ये सारा मैनेज और भी मैनेजमेंट के अंदर सीएफओ इन लोग भी आएंगे, तो उन लोग एसेंशियली बीओडी के अंदर आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उन लोग मिल मिल के कुछ भी डिसीजन लेते हैं कंपनी के लिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिसीजन मेकिंग, it refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from two or more alternative courses of action। डिसीजन मेकिंग से हम लोग करते क्या है कि फाइनली डिसीजन मेकिंग आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि हमें डिसीजन लेना है। डिसीजन क्यों लेना है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है, ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है, उसमें से कुछ को चूज करना है। यू हैव टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वन such that it's the most efficient means of attaining the desired end। यानी जो भी एंड आप डिजायर कर रहे हो, जो भी आपका वांट है, जो आपको चाहिए, उसके लिए सबसे बेस्ट मींस है। बेस्ट मींस का मतलब रिसोर्स, दैट्स द बेस्ट वे यू कैन अचीव दिस वांट, दैट इज व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। व्हाट इज द बेस्ट मींस दैट यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस वांट। तो इस कंपनी के लिए वांट क्या था? टू गो इनटू द सॉफ्ट ड्रिंक्स बिजनेस, ये इसका वांट था। एंड मीन्स तो इसके पास बहुत सारा यूज होगा। तो यूजिंग दिस मीन्स, जो हमें ये जो इस एंड पे पहुंचना है, दिस वाज द एंड, इस एंड पे पहुंचना है, ये कैसे हो पाएगा? व्हेन यू टेक अ डिसीजन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग व्हिच कम्स अंडर इकोनॉमिक्स। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम लोग सारे को नाप तोल करते हैं, अगेन द सेम थिंग। मतलब एक बिजनेस भी वही करेगा, उसके पास जो भी ऑप्शन है, उसका कितना कॉस्ट है, क्या बेनिफिट है, सब कुछ देखेगा। फिर अगर लगेगा ऐसा कि प्रॉफिटेबल होगा वो चीज, तो उसको परस्यू करेगा। As explained above, the question of choice, this thing arises because our productive resources like land, labor, capital, and management, these are limited and can be employed in alternative uses. Therefore, more efficient alternatives must be chosen and less efficient alternatives must be rejected. They are, ये चीज ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो यहाँ से हटा भी सकते हैं कि लिमिटेड है, ये क्या है? रिसोर्सेज दे आर लिमिटेड एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। ये ऑल्टरनेटिव यूजेस वाला पार्ट क्लियर है क्या आप लोगों को? आई थिंक इसमें और भी बोला जा सकता है, बट अगर आपको क्लियर है तो नहीं बोलूंगा मैं। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये तो एकदम इजीली समझ में आता है, बट रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हो सकते हैं, वो तो सबको पता है ना, हर रिसोर्स का ऑल्टरनेटिव यूज हो सकता है, तो दिक्कत कहाँ है? मतलब ऑल्टरनेटिव यूज है, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? मैं ही बता देता हूँ। तो ऑल्टरनेटिव यूज का मतलब, मान लीजिए एक हमारा जो रिसोर्स है वो क्या है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट यानी जो टॉप लेवल पे लोग बैठे हैं। तो अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को परस्यू करते हैं, या मान लीजिए जो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस है उसमें अगर उन लोग घुसते हैं, तो मैनेजमेंट को अपना जो टाइम है वो उसको देना पड़ेगा वहां पे। वहां नहीं देके वो टाइम कहीं और भी दे सकता था, राइट? तो अब दैट मीन्स वो मैनेजमेंट का जो टाइम है, दैट्स अ रिसोर्स एंड इट हैज ऑल्टरनेटिव यूजेस, ईदर टू यूज दैट टाइम इन मैनेजिंग द सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस, और दैट सेम मैनेजमेंट टाइम कुड हैव बीन यूज्ड इन सम अदर बिजनेस, या कुछ और किया जा सकता था जिसमें भी प्रॉफिट जनरेट होता। तो ये ऑल्टरनेटिव यूज हो गया, दो अलग अलग। अब देखना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल क्या हो रहा है। दैट इज व्हाट इकोनॉमिक्स इज डूइंग। यू हैव टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इन सब चीजों को याद नहीं करना है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। तो ऐसे डरना नहीं है, दिस इज द इंट्रोडक्टरी चैप्टर। अगर आप लोगों को थोड़ा ज्यादा हैवी सा फील हो रहा है तो रिलैक्स करो, ये काफी। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन इज लाइक सब कुछ आपने बहुत ऊपर ऊपर से एक बार बता दिया, और फिर अगले चैप्टर्स में धीरे धीरे करके इस एक एक चीज के डिटेल में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई डरने की चीज नहीं है। अभी तक अगर कुछ नहीं भी समझ में आया तो आप पूछ सकते हो। कुछ है क्या? कुछ हैवी लग रहा है आप लोग दोनों को? बताओ अभी तक जो भी पढ़ा है। नहीं भैया। नहीं सर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर फेस्ड बाय एनी बिजनेस?
शुड द बिजनेस बी इन सॉरी शुड द फर्म बी इन दिस बिजनेस, क्या हमें इस बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए? शुड द फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट, क्या एक प्रोडक्ट अलग प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए? फिर अगर लॉन्च किया जाए तो कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाए? व्हाट शुड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन available, which available technique of production should be used? From where should the firm procure the necessary inputs, मतलब हम लोग जो inputs चाहिए वो कहाँ से उसको लेके आए एंड किस प्राइस पे लेके आए, सो एज टू हैव अ competitive edge in the market, यानी सस्ते में लेके आना होगा ना इनपुट, तभी हमारा जो सामान है वो सस्ते में बनेगा, फिर हम लोग उस पर प्रॉफिट कमा पाएंगे। अगर हम लोग महंगा सामान लेके आ जाएंगे तो हमारा जो सामान हम लोग बेचेंगे वो भी महंगा होगा, और फिर महंगा होगा तो लोग खरीदेंगे नहीं, दैट मीन्स वी विल नॉट हैव दैट कॉम्पिटिटिव एज। कॉम्पिटिटिव एज का मतलब कॉम्पिटिटर लोग से बढ़िया प्रोडक्ट और कम दाम में, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय कॉम्पिटिटिव एज। शुड द फर्म मेक द कंपोनेंट्स और बाय देम फ्रॉम अदर फर्म्स, क्या हर एक चीज फर्म को खुद बनानी चाहिए या कहीं और से खरीदा जाए? ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस शुड द फर्म सेल, एट व्हाट प्राइस, कितना प्रोड्यूस किया जाए, कितने में बेचा जाए, ये भी एक क्वेश्चन है। हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट, विच कस्टमर सेगमेंट शुड वी फोकस ऑन, हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड मतलब कौन से चैनल के थ्रू हम लोग बेचें उसको, क्या हम लोग इसको मार्केट्स सुपर मार्केट में रखें या इंडिविजुअल छोटे छोटे दुकानों तक पहुंचा दें या सिर्फ ऑनलाइन बेचें, ये सब प्लेसमेंट हो गया, प्रोडक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए। फिर कौन सा कस्टमर सेगमेंट शुड बी फोकस, यानी मान लीजिए एकदम टॉप नॉच कस्टमर्स को अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए फिर हर जगह देने का तो फायदा नहीं है, हर गली नुक्कड़ में दोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से ये सारे डिसीजन हमें लेने पड़ेंगे। तो अब कोई एकदम हाई एंड प्रोडक्ट है तो उसका आप देखोगे कि हर जगह ऐड नहीं आता है ना। कोई एक बहुत महंगी सी गाड़ी है उसका बहुत ज्यादा ऐड टीवी पे नहीं देखोगे आप, क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग टीवी देख ही नहीं रहे, ऐसा कहीं बोला भी गया है ना। तो ये सब चीजें हैं कि जो डिसीजन मतलब एक फर्म को लेना पड़ता है। हाउ टू इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, विच मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी चूजन, मार्केटिंग कैसे करें, कितना बजट होना चाहिए, तो कितने सारे डिसीजन है सोचो। तो ओवरऑल दिस डिसीजन मेकिंग दैट इज नॉट सिंपल। व्हाई? इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर डिसीजन इजीली नहीं बना सकते बिकॉज जो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है ना, आसपास की जो एनवायरनमेंट है, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, दैट्स हाईली कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक। कॉम्प्लेक्स मतलब एक तो वो मुश्किल है समझना उस चीज को कि क्या चल रहा है, कैसे हम लोग एक एक डिसीजन ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर इतना इजीली नहीं मिल सकता। इजीली क्यों नहीं मिल सकता, उसका रीजन यही हो गया, सब कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप एक डिसीजन लोगे तो आपको नहीं पता कि वो कैसे वर्कआउट करेगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्सिटी है पूरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। फिर दूसरा चीज की वो डायनेमिक भी है। डायनेमिक क्या होता है? डायनेमिक मतलब वो चेंज होता रहता है ओवर टाइम। आज भले ही आपने जब डिसीजन लिया है तो चीजें एक तरीके से चल रही थी, बट वो जो डायनेमिक है, एक कोई नया ट्रेंड आया मार्केट में, आपका प्रोडक्ट पूरा अचानक से गायब हो गया, है ना। फैशन इंडस्ट्री तो एक परफेक्ट एग्जांपल है उसके लिए। तो जो भी कंपनी फैशन में घुसे हुए हैं उनके लिए ये सब डिसीजन कितना मुश्किल है, सोचो आप। कितना प्रोड्यूस किया जाए, कहाँ से लाया जाए, कैसा बनाया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, कितना पैसा खर्च करे मार्केटिंग में, कहाँ से रॉ मटेरियल ले, किसके थ्रू बेचे, मतलब क्योंकि इसमें तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक्स है ना। आज एक पर्टिकुलर कपड़ा चल रहा है, कल हो सकता है कि एक मूवी निकली, नया कुछ ट्रेंड में आ गया, खत्म, वो पूरा बिजनेस ही अचानक से गायब हो गया। होता है ना ऐसा, कितना इवॉल्विंग है। तो दैट इज द डायनेमिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स। फिर देर इज ऑल्सो इम्परफेक्ट नॉलेज, यू कैनॉट हैव परफेक्ट नॉलेज अबाउट एनीथिंग। आप कुछ कुछ अजम्पशंस पे चलते हो या फिर थोड़ा गट फीलिंग होता है चीजों के बारे में, थोड़ा नॉलेज होता है, देर इज इम्परफेक्ट नॉलेज। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि इन सब क्वेश्चंस को आंसर करना इजी नहीं है बिकॉज यू डोंट नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। देन देर इज ऑल्सो दिस अनसर्टेनिटी। आपने सब नापतोल किया कि कितना कॉस्ट है, कितना बेनिफिट है, फिर फाइनली लेट्स से यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ पर्टिकुलर लॉन्च ऑफ अ प्रोडक्ट, बट देर इज अगेन दिस अनसर्टेनिटी, राइट। तो उसके लिए ही इट बिकम्स डिफिकल्ट एज टू हाउ टू मेक ऑल दिस डिसीजंस। तो लास्ट का एक क्वेश्चन और बच जाता है यहाँ पे, हाउ टू कम्बैट द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। तो हाउ टू कम्बैट द रिस्क, हर बिजनेस एक रिस्क फेस करता है, तो उस रिस्क को कैसे टैकल किया जाए,
ये भी एक मैनेजर का डिसीजन है। तो ये सारा क्वेश्चन एक मैनेजर को फेस करना पड़ता है। कोई भी एक बिजनेस है, उन सारे में ये सारा डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा भी अनक्लियर है, अगर है तो प्लीज पूछ लो। इज इट ऑल ओके? Yes, it is clear. हाँ भैया। कॉम्बैट मतलब ओवरकम, ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। थोड़ा सा अनराइटिंग, ठीक है, चलेगा उतना। तो थिंग्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स, दे आर डायनेमिक, देयर इज इम्परफेक्ट नॉलेज, देयर इज अनसर्टेनिटी, क्या होगा क्या नहीं होगा। Decision making therefore requires that the management should be equipped with proper methodology and appropriate analytical tools and techniques। यानी ये सारे डिसीजन, क्योंकि ये इतने मुश्किल है, तो मुश्किल है तो इसके लिए इसके अराउंड वे तो है ही, लोग प्रॉफिट तो बना ही रहे हैं, तो वो बनाने के लिए उनके पास काफी टूल्स है, यानी ऐसी चीजें हैं जो उनको हेल्प करती है। तो बेसिकली दीज आर ऑल द ज्ञान अबाउट इकोनॉमिक्स एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। और भी सब्जेक्ट्स एंड इकोनॉमिक्स, इन सब का ज्ञान यूज करते हैं मैनेजमेंट, तब जाके उन लोग अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो द मैनेजमेंट हैज टू बी इक्विप्ड विद प्रॉपर मेथोडोलॉजी एंड अप्रोप्रिएट एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स meets these needs of the management by providing a huge corpus of theory and techniques। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स ये सारा चीज सिखाएगा कि मैनेजमेंट क्या क्या चीज के बारे में जान सकता है, ताकि वो ये सब डिसीजन ले पाए इजीली। In other words, if you put it briefly, business economics, it integrates economic theory with business practice। तो इकोनॉमिक थ्योरी अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है जो प्योर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। उस चीज को बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई किया जाए, वो चीज बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक्स को बिजनेस में कैसे यूज किया जाए, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, few more lines and then we'll stop here for the day। While the theories of economics they provide the tools which explain various concepts such as, यहाँ पे हूँ मैं, while the theories of economics provide the tools which explain the various concepts such as demand, supply, cost, price, price competition, etc। ये सारी चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करता है? इट अप्लाइज दीज टूल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ये बोलता है कि ये सारी चीजें जो आपने सीख ली, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, है ना। तो डिमांड इकोनॉमिक थ्योरी एक एग्जांपल है यहाँ पे। इकोनॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि अगर ये मेरा डिमांड कर्व है ऐसा कुछ। अच्छा आप लोग ये बताओ, 12 में आप लोग दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ रखे हो क्या? व्हाट इज योर बैकग्राउंड बोथ ऑफ यू? I'm from commerce. हाँ I भैया। have studied economics. सॉरी, you have studied economics, right? Yes, sir. Yes, sir. The other student? हाँ भैया। ओके, सो डिमांड कर्व इज नेगेटिवली, मतलब ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, राइट? डिमांड का मतलब यहाँ क्वांटिटी होता है, यहाँ पे कुछ एक प्राइस होता है, ठीक है। तो मैं ये क्यों ड्रॉ कर रहा था, एक सेकेंड। हाँ, तो डिमांड क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि प्राइस एंड डिमांड एंड सप्लाई, ये सप्लाई है ये डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई जहां इंटरसेक्ट करता है वहां पे यू गेट द प्राइस एंड actual quantity that is in the market, right? The intersection of demand curve and supply curve gives you the equilibrium, this is called equilibrium, E। ये हमको इकोनॉमिक्स बोला, इसके बाद और कुछ नहीं बोला, ऐसा होता है बस बोल दिया। अब इस चीज को अप्लाई कैसे करें इकोनॉमिक्स में, तो ये पार्ट इकोनॉमिक्स बोलता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या बोलता है कि क्योंकि ऐसा सीख रखे हैं, यानी अगर डिमांड अब बढ़ता है, मान लो शुरू में ये डिमांड था D1, सप्लाई तो यही है, अगर डिमांड बढ़ जाता है अचानक से D2, दैट मींस अब इक्विलिब्रियम पहले जो यहाँ पे था इस पॉइंट पे E पे, ये E से बढ़ के इस E डैश पे आ जाएगा इक्विलिब्रियम, है ना। तो E पे ये पर्टिकुलर प्राइस और क्वांटिटी चल रहा था, ये वाला क्वांटिटी और ये वाला प्राइस। बट अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई मार्केट में, दैट मीन्स अब मुझे ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा बिकॉज क्वांटिटी हैज गॉन फ्रॉम Q टू Q डैश एंड प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम P टू P डैश। बोलने का मतलब ये हुआ कि एक फर्म को, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करता है ये पता है, इसलिए इस चीज को वो यूज करके उसको ये पता है कि अगर मार्केट में डिमांड मेरे प्रोडक्ट का बढ़ जाए
तो मैं उसका हल्का सा प्राइस भी बढ़ा सकता हूँ और मुझे अपना प्रोडक्शन को भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना। यही चलता है ना सब जगह। जोमेटो का एग्जांपल ले लो, शुरू शुरू में जब जोमेटो आया था तो क्या करता था वो, एकदम ऑफर देता था, यानी उसके प्राइसेस बहुत कम थे, लेकिन उसके एक्चुअल में कस्टमर्स भी बहुत कम था, यानी डिमांड बहुत कम थी उस टाइम उस ऐप की। इसलिए वो डिमांड को बढ़ा रहा था, क्योंकि उसको पता था कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो वो अच्छा खासा चार्ज कर सकता है। दैट मीन्स दे कुड नाउ चार्ज अ हायर प्राइस, एंड उसके कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। यानी ये जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो उसके बारे में उनको पता था। समझ आया? तो इस चीज को उन्होंने यूज किया है, उन्होंने डिमांड को पुश किया है, बढ़ाया है डिमांड को, ऑफर्स दे दे के डिमांड को बढ़ाया है, क्योंकि उनको पता है डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली और ज्यादा लोग ऐप को यूज करेंगे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन। इज दिस थिंग क्लियर? दिस इज व्हाट बिजनेस इकोनॉमिक्स टेल्स यू। इकोनॉमिक्स जस्ट टेल्स यू कि दिस इज हाउ यू गेट इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक्स बोलता है दिस इज हाउ यू गेट इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट, इन अ मार्केट। और बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है हाउ टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, हाउ टू यूज द कॉन्सेप्ट। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है एक बिजनेस इसको कैसे यूज कर सकता है। तो ये एग्जांपल मैंने जोमेटो का दे दिया। तो business economics applies these tools in the process of business decision making. Business economics help करता है in to take business decisions. Applied economics that fills the gap between economic theory and business practice. तो it is just applied economics, यानी economics को apply कर देना, यही होता है business economics. That is it for today. If you have no questions, we can continue in the next class. I think we have reached page number 7. So this particular thing has 15 pages. We could cover half of it because I lost a lot of time in the beginning. Hopefully it will be smooth from the next class onwards. Next class would be on Friday. Okay? Is it okay? Same time Friday? Yes, sir. It's okay. हाँ भैया। Chalo. ठीक है. Thank you for attending, and if you have any questions, please let me know in the next class also. Please read this one by line. ठीक है, थोड़ा सा time spend करो. It's a good subject. I can just motivate you to study economics. Very useful. आप लोग CA परस्यू कर रहे हो, फिर भी इकोनॉमिक्स का नॉलेज काफी काम आता है ना। ये तो अभी जो भी हमने पढ़ा ये तो नॉर्मल सी बातें हैं जो कि नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करेगी, है ना। काफी रिलेट कर सकते हो आप इकोनॉमिक्स के साथ। हम्म, ठीक है। Yes, sir. हाँ भैया। गुड नाइट। Good night, sir. बाय बाय।